गुदड़ी में लाल। उत्तर प्रदेश की लोक कथा। सिर में ऊनी टोपी, ऊनी पजामा और कोट पर सेला बांधे गद्दी ने सजी धजी दुकान में प्रवेश किया तो दुकानदार और वहां चाय पीते ग्राहकों ने उसे अजूबे की तरह देखा। गद्दी ने सजीली दुकान और वहां बैठे लोगों पर एक नज़र डाली और खाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, लाला जी, एक चाय और पाव भर पकौड़े देना। दुकानदार उपेक्षा से अनसुना कर दूसरे ग्राहकों को निपटाता रहा। कुछ देर इंतजार के बाद गद्दी ने पुनः कहा, लाला जी, चाय पकौड़े, मुझे जाना भी है। देता हूँ मामटी, सब्र कर जरा, इधर बिजी हूं ना मैं भी, व्यंग भरे स्वर में दुकानदार ने उगला। गद्दी ने उसे साधारण नजरों से देखा, फिर दुकान में सजी तमाम मिठाइयों के मूल्यों की जानकारी ली। दुकानदार ने सभी के रेट बता तो दिए, पर उपेक्षा से। फिर गद्दी के प्रति उसके भीतर की नफरत बाहर निकल ही गई। उसने चाय पीते ग्राहकों को सुनाते गद्दी से कहा, गद्दी मामा, तुमने गर्मी में भी ऊनी कपड़े पहने हैं, क्या मिठाइयाँ खरीदोगे? जेब में नहीं धेला तो क्या चढ़ोगे रेला। अब दुकानदार ने ग्राहकों के साथ जोर का ठहाका भी लगाया। गद्दी को अब की बार दुकानदार का व्यवहार अच्छा न लगा। उसने गंभीरता से कहा, लाला, दुकान में गरीब भी आता है और अमीर भी। ग्राहकों को ग्राहक समझकर उनसे सभ्य व्यवहार करने की दुकानदार से अपेक्षा की जाती है। किसी के कपड़ों को देखकर उसे आंकना सही नहीं। मुझे मालूम है अच्छी तरह कि मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किंतु आप जैसे दुकानदार का ग्राहक से व्यंग और तिरस्कार का व्यवहार कतई ठीक नहीं। अच्छा, तुम अपनी दुकान की कीमत बोलो, इसी समय खरीद लूंगा। बताओ कितनी कीमत है? मुंह मांगा दाम दूंगा। गद्दी ने अपने कोट के भीतर से 3 छोटी थैलियां निकाली, उनमें से एक मेज पर उलट दी। मेज अशर्फियों, चांदी के सिक्कों, हीरे मोती जड़े गहनों से जगमगा गया। 2 थैलियां मेज के एक किनारे बिना खुले रखी। जगमगाते मेज को देख दुकानदार और वहां बैठे ग्राहकों के मुंह खुले के खुले रह गए। अब खिसियाने और शर्मिंदे से होकर वे गद्दी से आंखें न मिला पाए। ऑल आर स्टूपिड, मरे हुए लोग। निश्वास भर गद्दी ने सब पर एक नजर डाली, फिर उल्टे मेज पर उल्टाए चांदी के सिक्के, अशर्फिया और गहने थैली में डाले। तीनों थैलियां कोट के कोटरे में डाली और धीरे धीरे दुकान छोड़ चला गया। दुकान में सन्नाटा पसर गया था। जुए। बहुत पुराने समय की बात है। रात को कार्य करने में बहुत कम श्रम लगाता था। वह सब कुछ बैठे बिठाए पाना चाहता था। बस वह अपनी दादी माँ से मुफ्त और हर वस्तु मिलने के लिए पूछता रहता था। उसकी दादी ने उसे कई बार समझाया कि परिश्रम के साथ कमाया हुआ ही फलता फूलता है। जो आदमी मेहनत करता है उसे ही सब कुछ मिलता है, निकम्मों को कुछ भी नहीं मिलता। आज उसकी दादी ने उसे बताया कि रात को कभी यक्षिणी मिल जाए तो कभी डरना मत और तुरंत उसके बालों से पकड़ लेनी है। अगर उसके लंबे बाल नहीं पकड़े गए तो उसकी ही शामत आएगी, तभी ही दांत पक्के चिपक जाएंगे और मृत्यु हो जाएगी। यक्षिणी बहुत ताकत वाली होती है, जो आदमी जैसा मांगता है वैसा ही दे देती है। रात को यक्षिणी मिलने के सपने देखने लगा। वह बड़ी बड़ी कल्पनाओं में खो जाता था। रात को ने घर का कार्य लगाया था। उसे छप्पर के लिए जुआ अर्थात लद्दा चाहिए था, पर उसे कहीं भी लद्दा नहीं मिलता था। आलसी तो वो पहले ही था, फिर जंगल से लद्दा लाता भी कैसे? एक दिन वह सोचते सोचते नाले की ओर निकल गया था। वहां न तो कोई घर था न ही घराट, बस सुनसान और सन्नाटा था। रात को बैठे और सोचते रात के करीब 12 बज गए होंगे। अचानक उसे छन छन की आवाज सुनाई दी। उसने सामने देखा, बाकी संदर लंबे लंबे बालों वाली औरत उसकी ओर आने लगी थी। आंखें फाड़ फाड़ कर उसने चांद के प्रकाश में देखा कि महिला के बाल उसकी एड़ी तक पहुंचे थे। उसका पूरा तन सिहर गया। वह झट अपने स्थान पर खड़ा हो गया। एक घड़ी तो उसकी बोलती बंद हो गई, परंतु उसने तुरंत अपने को संभाला और साहस कर किसी विपत्ति से लड़ने को तैयार हो गया। उसने सोचा, रात को महिला आ नहीं सकती, ये अवश्य यक्षिणी है। इसके पहले कि वह उसे कसकर पकड़ ले, उसके लंबे बाल उसको पकड़ने ही होंगे। रात को ने अपना सारा भय खत्म किया और यक्षिणी के बाल पकड़ने को तैयार हो गया। उसने चांदनी को देखकर अंदाजा लगाया कि यक्षिणी की छाया उस पर नहीं पड़ेगी। उसने निडर होकर आव देखा न ताव। आग के झपकने के भीतर यक्षिणी के बालों को पकड़ लिया। यक्षिणी ने बाल छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर रात को ने बाल नहीं छोड़े। यक्षिणी ने थक हार कर कहा, तू जैसा मांगेगा वह मैं दूंगी, किंतु बाल छोड़ दे। रात को ने सोचा कि घर का निर्माण कार्य लगाया तो है, यदि जुआ मुझे मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। उसने यक्षिणी से कहा, ठीक है, मुझे जुआ चाहिए।
जुआ मांगी तो दे दी, अब घर जा, मेरे बाल छोड़। रात को ने यक्षिणी के बाल छोड़ दिए। वह तुरंत आग झपकने के बीच अदृश्य हो गई। रात को खुरकते हुए घर पहुंचा। उसने दीपक की लौ में देखा कि घर में जुए ही जुए थी। उसे भी जुए ही जुए चिपकी हुई थी। उसे लद्दे की जगह जुए मिली थी। जैसा मांगा वैसा ही मिला था। अब पछताने से क्या मिलना था। उसे अब बुद्धि आई कि जो आदमी मेहनत नहीं करता उसे जुए ही मिलती है। काला और गोरा। गेहूं और उड़द की शादी हो गई थी, पर जी गेहूं अपने को बहुत सुंदर समझती थी। अपने को गोरा गोरा कहकर आनंद में रहती थी, जबकि उड़द को काला काला कहकर हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। उड़द उसे कुछ नहीं कहता था, बस हंस कर टाल देता था। महीने बीत गए, किंतु गेहूं ने उसकी बेइज्जती करना न छोड़ी। एक दिन अचानक उड़द को गुस्सा आ गया। उसने गेहूं को इतने जोर का थप्पड़ मारा कि वह धड़ाम से गिर पड़ी और उसे गहरा निशान पड़ गया। सयाने कहते हैं कि गेहूं को वह निशान आज तक एक गहरा सुस्कार भरकर उड़द ने उसे कहा, अच्छा है तू गोरी और मैं काला हूँ, परंतु कुदरत ने सभी को सुंदर सुंदर गुण दिए हैं। मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता। बेशक मैं काला हूँ, किंतु भली मानुष नवे अन्न संक्रांति उत्सव सहभोज नामकरण ब्याह शादी कथा यज्ञ प्रत्येक शुभ कार्य में मेरा सत्कार होता है। तुमसे तो ज्यादा ही मेरे नए नए पकवान बनते हैं। और तो और मुझे पीस गूंद कर मसाला बना चिनाई कर पत्थरों के बड़े बड़े गढ़ किले अभी तक खड़े हैं। वे इतिहास बना रहे हैं। सभी तरह की आकांक्षा वाले लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, परंतु तुम तो मनुष्य मनुष्य के बीच काले और गोरे का भेदभाव करती हो। अभद्रता पूर्वक अपमान करना ठीक नहीं। मैं भले ही काला हूँ, काला ही ठीक हूँ, किंतु तुम अपने गोरे रूप पर घमंड करती हो तो करती रहो। गेहूं को थप्पड़ से अधिक उड़द की बातें कलेजे में चुभी। उड़द की बातें सुन उसे अक्ल तो आई ही, साथ में शर्मिंदगी भी बहुत हुई। उसका घमंड चूर चूर था। उसने कसम खाई कि वह कभी भी अपने रूप का गर्व नहीं करेगी और न ही किसी को निम्न समझेगी। अब वह उड़द को बहुत प्यार से देखने लगी थी। उसका अंतःकरण स्वच्छ हो गया था। कहानियाँ अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।